नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के और हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल तो है वो है इंडिया जापान रिलेशन को लेके, तो वो आर्टिकल देख लेंगे। और दूसरा हम आर्टिकल जो देखेंगे वो रहेगा कि केरला हाईकोर्ट के द्वारा अभी एक वर्डिक्ट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हाँ जी, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी पोश एक्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा, चाहे फिर वो इनफॉर्मल मैनर में काम कर रही हो वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री, और या फिर फॉर्मल मैनर में कर रही है तो ऑब्लिगेटरी है ही। तो ऐसे में पोश एक्ट दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और एक जो आर्टिकल हमारा हिंदू का है उसमें हम जानेंगे कि साउथ एशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोशन किस तरीके से मिल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और आगे क्या वे अहेड है कि कैसे हम और ज़्यादा सेगमेंट में, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेगमेंट में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तीन आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखते हैं डिटेल में अभी। फर्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। देखो, जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, वो अभी इंडिया के विजिट पे आए हैं। जब से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो गेन की है ना, उसके बाद में पहली इनकी इंटरनेशनल विजिट है और वो भी इंडिया के लिए। तो क्या चीज़ शो होती है कि वाकई में इस रिश्तेदारी की कितनी क्या इंपॉर्टेंस है टोक्यो के लिए। ऐसे में देखा जाए तो पहले जो शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, जापान के, उन्होंने तो पहले भी विजिट की थी, 2019 में आने वाले भी थे फिर से। ये एनुअल समिट होती है, हर साल एक बार तो जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते हैं और दूसरी साल फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं। ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो 2018 में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पे जापान में, और फिर 2019 में शेड्यूल था शिंजो अबे जी का आना। पर वही चीज़ है कि 2019 में गुवाहाटी में जो मीटिंग होनी थी ना, वो हो गई थी कैंसिल, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसकी वजह से उनके जो विजिट थी वो कैंसिल हो गई। और फिर 2020 2021 दोनों सालों में कोविड की वजह से समिट या मीटिंग नहीं हो पाई। तो अभी जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, ये दोनों देशों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसके 70 साल को सेलिब्रेट कर रही है। इसमें आप देख सकते हो कि दोनों कंट्रीज के 70 साल के इस रिलेशनशिप को अगर हम ट्रेस करें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंस या एक दूसरे को जो एक कहते हैं ना कि क्लोज रिलेशनशिप जो निकल के आई है ना, वो 2006 के बाद में निकल के आई है। उसके पहले इतनी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं थी। उसकी कारण क्या है? एक तो सिंपल सा कारण है कि हम कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि क्लोज इकोनॉमी टाइप हमारा बिहेवियर था, सोशलिस्टिक थे। क्लोज का मतलब थोड़ा सा टेंडेंसी था, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे। और दूसरी तरफ हमारा था नेम के मेंबर थे हम, जबकि जो वेस्टर्न सोसाइटी, जो यूएसए की लीडरशिप में जो पूरा ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, वेस्टर्न ग्रुप जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के तौर पे था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान की जिम्मेदारी वैसे भी यूएसए ने ले ली थी, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे, उसके बाद में जापान की जो डिफेंस की जिम्मेदारी थी वो यूएसए ने ले ली थी कि भाई ठीक है, हमने जो किया वो जापान को रोकने के लिए किया, पर हम उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जापान तो था, वो तो एकदम यूएसए के धड़े में था, एकदम ओपनली, और दूसरी तरफ हम थे, वो एकदम नॉन अलाइंड थे। और दूसरी तरफ आपको पता है यूएसएसआर का ग्रुप जो था ही, जहां पर सोशलिज्म कम्युनिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। तो ऐसे में 2006 में आते फिर बाद में थोड़ा रिलेशनशिप ठीक होती है। इसके पहले जब हमने 1998 के टाइम पे, 1996 से 1998 के टाइम पे जो भी हमारे इवेंट्स थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट इवेंट था पोखरण 2, उसमें हमारे ऊपर जापान ने सैंक्शंस लगाए थे कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की है और अब ये न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री बन रहा है, और न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जापान में वैसे ही बहुत नेगेटिव एक ट्रेंड सेट है, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट 1945 वाला। तो इंडिया के साथ में रिलेशनशिप अच्छे, इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे। फिर 2006 में दिल्ली और टोक्यो के बीच में स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ये एक सेगमेंट शुरू होता है जिसमें ट्रेड, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करो या मैरीटाइम ऑर्डर की बात करो, वहां पर भी दोनों कंट्रीज कंसेंसस रखते हैं कि वाकई में रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए। तभी तो आज देख सकते हो कि दोनों कंट्रीज क्वाड मेंबर हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जो चाइना अपनी एग्रेशन दिखाता है उसको काउंटर करने के लिए। इसके अलावा जो अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा हैं, इनकी जो विजिट है, ये शो करती है कि दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं एक स्पीड के साथ में। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जापान ने देखो 2014 में एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट था इंडिया और जापान के बीच में, जिसके तहत 2014 से लेकर 2019 मतलब 5 साल के लिए जापान ने कमिट किया था खुद को कि इंडिया में वो 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हुआ है 2019 तक। अब 2019 से आने वाले जो 4 साल है, 2024 तक का जो जापान का जो कंटिन्यूस है, अब करंटली ये बोला है कि आगे जो इसी का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप का ही नेक्स्ट सेगमेंट जो 5 साल का है वो 5 ट्रिलियन जापानीज येन का होगा, जो कि लगभग $42 बिलियन के इक्वलेंट होगा। इसमें जापान की कंपनियां, जापान की सरकार ये इन्वेस्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन रहा है, तो ये चीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है बात कि दोनों कंट्रीज जो है अपनी तरफ से आज आप देख सकते हो कि सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, अगर एशिया की पर्टिकुलर बात की जाए तो, है ना, क्योंकि चाइना तो देखो डोमिनेट करता ही है, बाकी फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे इंडिया, जापान, इनका नाम आ जाता है। वैसे अगर देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो जापान की इकोनॉमी ज़्यादा है, फिर उस हमारी है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जापान को हम क्रॉस कर देंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर। जापान को क्रॉस कर चुके हैं, थर्ड नंबर पे आती है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और वैसे अगर देखा जाए ना एब्सोल्यूट टर्म्स में कि भाई जीडीपी कितनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जापान की लगभग $7-8 ट्रिलियन के लगभग है, ठीक है। और चाइना की तो आपको पता है शायद $14-15 ट्रिलियन के लगभग पहुंच चुकी है, और कुछ दिनों में या कुछ सालों में यूएसए को भी क्रॉस कर जाएगा। और हमारी जो इकोनॉमी अभी $3 ट्रिलियन का जो जीडीपी का फिगर है उसको हम अभी क्रॉस कर पाए हैं रिसेंट टाइम की अगर बात करें। तो पॉइंट क्या है, जापान और इंडिया दोनों मिलकर के इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, तो ये भी एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन का पॉइंट बनता है। इसके आगे जापान की इन्वेस्टमेंट से हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, स्किल अच्छी होती है इंडियन लेबर्स की, और सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, तो वो भी एक अपने आप में पॉइंट अच्छा बनता है। दोनों कंट्रीज डिजिटल सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन की, साइबर सिक्योरिटी की बात हमने की थी, ग्रीन टेक्नोलॉजी दैट मींस इस तरीके के एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करना जिससे कि एनवायरमेंटल लॉसेस मिनिमम हो। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने मिलकर के आगे बढ़ने की बहुत सारे बात की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी जमीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है उसको कंडेम किया है जापान ने इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। इसके अलावा अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्रीज ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है, तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट भी है जहां पर जियोपॉलिटिकली एक कंसेंसस देखने को मिलती है। पर एक मुद्दा है जिस पर दोनों कंट्रीज का स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है यूक्रेन में रशियन इन्वेजन। वैसे तो टोक्यो ने सीधा सा कह दिया कि जी हम तो कंडेम करते हैं, हम तो निंदा करते हैं रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में अटैक किया, पर इंडिया ने आपको पता है सीधी सी बात है पहले तो वोटिंग में अब्सटेन किया था, और अभी भी जो स्टेटमेंट दिया वो ये कि पीसफुल और डायलॉग बेसिस पे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में सिर्फ एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी तो कंसेंसस है। इसीलिए फिर बोला जाता है कि जी जब आपको साथ में बैठना है तो आपको डिफरेंसेस को साइड में करना होगा, डिफरेंसेस के अलावा भी हम कॉमन इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए दोनों कंट्रीज की जो कन्वर्जेंस आ रही है, और रही सही में चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एग्रेशन दिखा रहा है उसको काउंटर करने के लिए क्वाड के मेंबर भी ये दोनों कंट्रीज हैं। तो बात यह है कि चाहे हम किसी भी तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज में जापान के साथ में रिलेशनशिप देखें हमारी, तो केवल एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बेशक हमने क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस किया है इसकी वजह से, पर हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक इंडिया के पास में मोरल ग्राउंड नहीं है कि हाँ जी वो एब्सटेन क्यों कर रहा है, पर हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट। आज मैं सोच ही रहा था कि भाई हमारे देश में पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता चला जाएगा और फिर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अगर हम हाँ में हाँ मिला के चलेंगे तो उसका नुकसान हमें कितना हो जाएगा, गरीब के ऊपर कितनी परेशानी होगी, सरकार कितना अंडर प्रेशर आ जाएगी। बेशक हमने ना तो रशिया का फेवर किया है, पर हम अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट देखना जरूरी होता है, राइट। तो ऐसे में ये हो गया। फिर चाइना जिस तरीके से लद्दाख में एग्रेशन दिखा रहा है
उसको अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक हमें भी तो हमारी जो कॉपरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी बढ़ाए रखनी है। वैसे तो चाइना ने अपनी तरफ से सिग्नल दिया है कि जी ब्रिक्स की मीटिंग होगी अभी 2022 में एंड से पहले पहले, और उसी के साइडलाइन में आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना की मीटिंग होगी। तो उसमें इंडिया की प्रेजेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फुलफिल करे वहां पे, तो वो चाह रहा है चाइना। तो उस केस में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग ही, वो अभी देखो बातचीत करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं, और जहां तक है विजिट है वो होगी भी, जिसमें ये निकल के आने का स्कोप है कि कैसे भी करके बातचीत हो जाए। पर इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जी हमें पहले ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इसको रिजॉल्व करना होगा। 2017 में जो डोकलाम इश्यू हुआ था ना, वो भी इसी तरीके से ब्रिक्स मीटिंग से जस्ट पहले ही सॉर्ट आउट हुआ था, जिस तरीके से चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने एग्रेशन दिखाया था। ऐसे में ये हो गया। फिर आ जाता है किशिदा की जो विजिट है, वो देखो 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग जो होने वाली है, जिसमें हमारी तरफ से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और इनके दोनों के काउंटर पार्ट जापान की तरफ से आएंगे। तो वो मीटिंग भी कहीं ना कहीं और ज्यादा कोलैबोरेशन को शो करेगी दोनों कंट्रीज के बीच में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द प्लॉट चेंजेस। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि केरला हाईकोर्ट का जो रिसेंट एक जजमेंट है या गाइडलाइंस जो केरला हाईकोर्ट ने दी है वो अनएम्बिग्यूअस है, कोई डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर कट बात बोल दी कि जो पोश एक्ट है उसकी, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, बोला इस एक्ट को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो बोला आप आर्ग्यूमेंट देकर के क्या जस्टिफाई करना चाहते हो? ये एक्ट एनी कंडीशन, हर एक कंडीशन में फिल्म इंडस्ट्री को इंप्लीमेंट करना होगा, ये बात कही केरला हाईकोर्ट ने। ठीक है, तो ऐसे में वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन के साथ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो बेसिकली केरला हाईकोर्ट में केस क्या है, अगर वो देखें तो, अगर आप न्यूज़ वाला सेक्शन फॉलो कर रहे हो तो हमने सैटरडे को इस बारे में पूरी डिटेल देख ली थी, सैटरडे को नहीं फ्राइडे को डिस्कस किया था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि केरला में एक वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, एक ये एंटिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, वैसे तो पूरे सिनेमा के लिए काम करती है। तो उन्होंने एक केरला हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की कि एक्ट्रेस जो है, वुमेन जो है फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट की केसेस राइज हो रहे हैं, तो उनको कंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो पोश एक्ट है, POSH, ठीक है ना, वो एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर आप संज्ञान लो। तो ऐसे में ये रूलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, जैसे कि भाई छोटा सा रोल है, बुला लिया, आ जाओ, आपको रोल करके चले जाना है। तो आप वहां पर क्या कहते हो, एडहॉक बेसिस पे आप जो एक्टर्स हैं या फिर जो भी आपकी कास्टिंग है जिसमें पूरे लोग मिलकर के एक टीम वर्क करते हैं, तो बोलो वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हुए ये फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अपने को बचा रही है इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के नाम पे। ये बोल देते हैं कि हाँ जी हमारे पास में तो वर्क फोर्स ही नहीं है, कहाँ से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे में कोर्ट ने जो बात कही है वो ये कही है कि भाई आपके पास में 10 या 10 से ज़्यादा अगर एक्टर आर्टिस्ट काम करते हैं ना, आपने एम्प्लॉय कर रखा है आपकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट में, तो आपको एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी जो कि इसी एक्ट के तहत आएगी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल लेडी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सके कि भाई मेरे अगेंस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉर्ट आउट करो। दूसरा ये कह दिया कि अगर मान लो आपके पास में कोई प्रॉपर, मतलब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में नंबर्स एकदम परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है वो यही तो कि भाई वर्क प्लेस पे रेगुलर की बजाय अगर टेम्परेरी लोग आ रहे हैं, एडॉक बेसिस पे आ रहे हैं, डेली वेजेस के बेसिस पे आ रहे हैं, तो आप 2-3 प्रोडक्शन यूनिट्स को एक साथ मर्ज करके जॉइंट कंप्लेन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो। ये बात भी केरला हाईकोर्ट ने कही। दूसरा जो पॉइंट आया वो ये कि एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ये एक इंस्टीट्यूशन है, मलयालम मूवीज में काम करने वाली एक एसोसिएशन, उसने सही तरीके से काम नहीं किया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, उनको कंटेन करने में इस इंस्टीट्यूशन का कोई सक्सेस रेट अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा केरला फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने भी कुछ अच्छा
आउटकम नहीं दिया है इस तरीके की जो अब्यूजिव एक्टिविटीज़ हो रही थी केरला में या मलयालम इंडस्ट्री में। तो ऐसे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है उसको फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जब तक विमेन का प्रोटेक्शन नहीं होगा तब तक आप कैसे एक इंडिविजुअल लेडी को आप कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करोगे कि हाँ वो जाकर के किसी प्रोडक्शन यूनिट में बिना किसी डर के काम कर पाए। तो ऐसे में केरला हाईकोर्ट ने सीधी बात कही कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 सीधा बोला इसको कैसे भी करके फिल्म इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट होना ही चाहिए और इसके लिए मीनिंगफुल एंड फ्रूटफुल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में केरला हाईकोर्ट का जो आया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्टेटमेंट्स में अगर हम देखें तो एक तो ये आता है कि जो WCC है इसके अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। ये जो वुमेन इन सिनेमा की जो बात कर रहे हैं WCC, जिसकी यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हो, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, जब ये पिटीशन दायर की थी ना तो इसके बाद में इनके खिलाफ में भी बहुत सारी एक लॉबिंग हो गई थी कि बोले इस तरीके से आप कैसे हमारी इंडस्ट्री को डीफेम कर रहे हो, बोले इस तरीके से आप सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को कोर्ट में लेके जा रहे हो, तो आप तो ये दिखाना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बहुत बर्बाद है, आप इंडस्ट्री की इमेज खराब करते हो। इस तरीके का स्टेटमेंट आने लग जाते हैं। और जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ के कुछ इंसिडेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की इस WCC ने, तो उन सेक्सुअल क्राइम्स को एक तरीके से नलीफाई कर दिया, इग्नोर कर दिया कि बोले ऐसा होता ही नहीं है। आप देखोगे कि ये WCC है ना, ये स्टैब्लिश कब होने लग गई थी, कब हुई थी, जब मलयालम एक्ट्रेस भावना, उसका उनका नाम भी आता रहता है, जब उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था, सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया था उनको एक गाड़ी चलती हुई कार में। 2017 का केस है ये, और उसमें मलयालम एक्टर, लीडिंग एक्टर है दिलीप, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो इस केस में इन्वॉल्व भी है। तो इसी के साथ साथ में ये सारा मुद्दा केरला हाईकोर्ट में चल रहा था। तो अब कितने ही पावरफुल लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उसके बावजूद भी WCC अच्छे से काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो पावरफुल लोग ही उसको कॉपरेट नहीं कर रहे थे। दूसरा, WCC ने ये कह दिया कि मलयालम मूवी में जो एक्टर्स की जो एसोसिएशन है ना, वहां पर विशाखा गाइडलाइन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए अपनी तरफ से दी थी, ये मतलब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान समथिंग ऐसा कुछ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना होगा। वो गाइडलाइन से एसोसिएटेड है, और ये जो पोश एक्ट है ना, ये विशाखा गाइडलाइन का ही आप कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, तो बोले प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल, या कम से कम एक आप कहो कि कहीं कोई पीड़ित है तो उसकी प्रॉब्लम को तो सुनो, और सुनने के बाद में उसको रिड्रेस करो, सॉर्ट आउट करो। बोले ऐसे मैकेनिज्म्स फेल हो रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो केरला हाईकोर्ट की जो अभी गाइडलाइंस या जो स्टेटमेंट रिलीज किए गए ना, ये बेशक हमें लगते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनमें कहीं ना कहीं स्कोप मिल जाएगा, बच पाएंगे ये जो भी सेक्सुअल अब्यूजर्स हैं। वो कैसे कि प्रोडक्शन यूनिट है वो कब बनी, वो देखने वाली बात है। ठीक है, एक इंस्टेंस, अब इसमें गाइडलाइंस जो है विशाखा गाइडलाइंस हैं, उनमें ये देखने वाली बात होती है कि कब बनी, कैसे बनी, कितने लोग वहां पर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अब किसी एक्टर को कुछ देर के लिए बुलाया जाए और फिर उसमें ये कह दिया जाए कि जी हाँ आपका तो इतना ही काम था, एक दिन का आप जाओ, पर वो एक दिन के काम में ही अगर इस तरीके से इनफॉर्मली उस इंडिविजुअल लेडी को ये बोल दिया जाए, डायरेक्टर या किसी भी इंडिविजुअल जो पावरफुल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट का, वो ये कह दे कि भाई आपको सेक्सुअल फेवर करना पड़ेगा, तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? क्योंकि वो तो वर्क प्लेस पे ऐसी बात करेगा नहीं। जब पता है कि हाँ जी वर्क प्लेस पे ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो तो प्राइवेटली कहीं मिल करके फिर बाद में इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को ही खुद को ही ऑप्शंस या सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि जब तक खुद ठीक होना नहीं चाहेंगे तब तक आप कितना ही अच्छा कानून बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही भीमराव अंबेडकर जी की बात कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा बना दो, अगर लोग घटिया है ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सफल हो ही नहीं सकेगा। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन आप कितना ही बुरा बना दो, अगर लोग अच्छे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बुरा होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कैसे भी करके WCC को एक सपोर्ट मिले पूरी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, फिल्म प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसके अलावा सेंटा जैसी जो इंस्टीट्यूशंस है जो सिनेमाज में एक तरीके से ह्यूमन राइट्स की, इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। आपको पता होगा
2019 के लगभग हैशटैग मी टू मूवमेंट चला था। शुरू हुआ था हॉलीवुड से और बॉलीवुड तक भी पहुंचा था, जिसमें ये कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स आते हैं तो उनको हाईलाइट करना था, और ये एक सोशल मीडिया मूवमेंट था। तो बोले इस तरीके से मूवमेंट जो थे कैसे लोकल से ग्लोबल हो गए। तो ऐसे ही अभी जिस तरीके से केरला हाई कोर्ट की ये जो डिसीजन है, ये जो गाइडलाइंस है, ये भी लोकल से ग्लोबल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मलयालम इंडस्ट्री से तक ही कन्फाइंड इशू नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं मोर और लेस चलती रहती है। तो ये अपने आप में केरला हाई कोर्ट की ये जो डिसीजन है, ये एक विक्ट्री हम कंसिडर कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि जिस समानता की हम बात कर रहे हैं कर्मस्थल पर, वर्क प्लेस पर, वो आने में अभी भी टाइम लगेगा, लंबा रास्ता है, अभी भी हमें आगे इसी तरीके से लड़ाई करनी होगी। तो ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट था विमेन डिग्निटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द हिंदू का, जिसमें हम देखेंगे कि साउथ एशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आर्टिकल लिखा है सैयद मुनीर खुसरू के द्वारा। इनका ये कहना है कि साउथ एशिया जो है आज के टाइम पर फिर से एक ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे निकल के आ रहा है, जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज पे मेन फोकस किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि करंटली थर्ड वेव ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन में हम कहीं ना कहीं चल रहे हैं, और ये शुरुआत हो जाती है 1980s के दशक से, जिस टाइम पर जो प्रोडक्शन है जिसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका रोल अपने आप में आने लग जाता है। तो बेसिकली अगर हम थर्ड वेव से पहले की 2 प्रोडक्शन जो वेव थी उनकी बात करें तो फर्स्ट तो था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि नियोलिथिक एज के टाइम पे आया था, लगभग 10 से 12 हजार साल पहले। ठीक है, उसके अलावा फिर दूसरा जो प्रोडक्शन वेव आई वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब 18th और 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम पे प्रोडक्शन मशीन्स का यूज करके होने लग गया था। और फिर 1950 से लेकर अभी तक का जो टाइम है वो माना जाता है थर्ड वेव ऑफ प्रोडक्शन। बोले इस थर्ड वेव ऑफ प्रोडक्शन में साउथ एशिया में 2-3 कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले अगर 30 सालों की बात की जाए, जिनमें से एक तो है बांग्लादेश। 1980 के दशक से लेकर अभी तक, 1980 से 90 के दशक से लेकर अभी तक लगातार अपनी राइज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रजिस्टर कर रहा है। श्रीलंका सिविल वॉर से निकला 2009 में, उसके बाद से वो भी लगातार अपनी जो एक प्रेजेंस है उसको कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा 1990 से लेकर हमारे यहाँ पर भी एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, तो उसका असर ये है कि हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अच्छा देख पा रहे हैं। पर आप देखो कि बांग्लादेश जो है ना, वो इंडिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेगमेंट में एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टेक ओवर कर चुका है। जबकि इसके पीछे कारण क्या है, वो है लेबर कॉस्ट। हमारे यहाँ पर लेबर कॉस्ट की अगर बात करें और दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर लेबर 20% ज़्यादा महंगी है। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ और एडिशनल कुछ आउटकम्स निकालने होंगे। देखो, जब हम गुलाम बने थे ना, उस गुलामी से पहले हम खुद एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेंट फैक्टर रखते थे या डोमिनेंस रखा करते थे। चाइना और इंडिया 2 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने मेडिवल पीरियड के टाइम पे इतना ज्यादा गेन किया था जितना शायद आज के टाइम पे वेस्टर्न सोसाइटीज नहीं कर रही हैं। फिर बाद में अंग्रेजों ने, आपको पता ही है कि इंडिया से उठाया रॉ मटेरियल, और वहां पे मैनचेस्टर में जो जितनी भी लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये जो सिटीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ से उस रॉ मटेरियल को फिनिश करके और फिर बाद में मार्केट में वो पैसा, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट बेच करके पैसा मंगाया। तो ऐसे में हमारा जो ट्रेडिशनल जो एक कमांड थी ना, उसको वो लोग यहाँ से ले चले गए थे। अब देखो, बात ऐसी है कि हम थोड़ा सा कंट्रीज के बारे में थोड़ा आप समझते हैं कि एक्चुअल में क्या स्टैंड है। देखो, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, तो मार्केट में प्रोडक्ट भी सस्ता मिलेगा। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आप करते हो तो आप कम से कम टैक्सेशन या ड्यूटीज के एप्लीकेशन के साथ में आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हो, और इसका फायदा बांग्लादेश ने अच्छे से उठाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो। आज बांग्लादेश वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ग्लोबली अगर देखें। इंडिया और पाकिस्तान ने भी प्रोग्रेस कम नहीं की है, जिसमें आप देख सकते हो मेनली रेडीमेड गारमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि सिलाई कर दी, फाइनल कर दिया, अब उनको बेचना है, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं राइज कर रहे हैं। वैसे अगर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट की बात करें ना, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, उसमें इंडिया 4% कंट्रीब्यूट करता है
जो टोटल ग्लोबल टेक्सटाइल या अपैरल मार्केट है वो कितना है, $840 बिलियन का, उसमें से 4% इंडिया का है। तो ऐसे में इंडिया है ना, वो 5वें नंबर पे आता है। पर अभी पिछले कुछ साल में, 1-2 सालों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी कर गया है, 0.8% डिक्लाइन कर गया 2019 में। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ग्लोबल सप्लाई चेन में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में खुद में लगभग 24.73% राइज कर चुका है 2021-22 में, मतलब पिछले इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें इसमें ही। तो मतलब ये है कि जितना $840 बिलियन का इंटरनेशनल मार्केट है ना, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है 10.933, मतलब $11 बिलियन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का है। तो ये साउथ एशिया में एक जो ब्रॉडर पिक्चर है वो हमें क्लियर होती है। अब देखो इंडिया में जो है ना, वो अपने खुद के बैकवर्ड लिंक का मतलब कि जब भाई कोई जमाने में हमारे यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज जो होती थी ना, उस एक्सपर्टाइज को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू फिर से यूज करेंगे। इस तरीके की लिंक्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने टफ्स करके स्कीम चला रखी है जिसका नाम है टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इससे क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकें। टेक्निकल टेक्सटाइल कौन से होते हैं, जैसे हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स में कपड़े यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्रक, कार, इनको कवर करना है, सीट कवर बनाना है, सीट का जो बेल्ट है वो बनाना है, ये सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आ जाते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ऐसे में इंडिया बेशक अभी भी बहुत हद तक पीछे है मैन मेड फाइबर्स को प्रोड्यूस करने में। मैन मेड का मतलब जो आर्टिफिशियल जो धागे होते हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने में। पर फिर भी हमारे यहां पर गवर्नमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो हमें उस तरफ डायरेक्टली पुश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसका मेन फोकस है कॉटन प्रोडक्ट्स पे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है मैन मेड की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कमी किसकी है, स्किल्ड लेबर की कमी है और प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि आपको पता है वहां पर मिलिट्री की पकड़ ज्यादा रहती है, सरकार कुछ करना चाहती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज इस तरीके से प्रमोट हो रही है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो ये कहना है कि जी 1990s के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया एक जैसे लगते थे और आज जो है इंडिया हमें लगता है कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया और पाकिस्तान वहीं की वहीं फंसा हुआ है अभी भी। तो ऐसे में वहां पर पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, जबकि बांग्लादेश ने टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा उठाया है। दूसरा, कॉटन प्रोडक्ट्स को तो प्रमोट किया ही है, जिसके पीछे कारण क्या था, एक तो लो वैल्यू इनपुट जिसमें लेबर, लैंड या फिर आप कह सकते हो रॉ मटेरियल, ये बहुत सस्ता दिलाया, और दूसरा जो प्राइस सेगमेंट है मार्केट में उसको ज्यादा राइज होने नहीं दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जो चैलेंज रहा वो था मेन कि वहां पर हाई एट्रिशन देखने को मिला, जो लेबर थी उसको ट्रेनिंग देने में। एक ये चैलेंज आ रहा है बांग्लादेश में कि लेबर को ट्रेंड करना, ठीक है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देने में कहीं ना कहीं पैसा बांग्लादेश को अभी खर्च करना पड़ रहा है। पर फिर भी अभी तक साउथ एशिया में मेन आप देख सकते हो लीडिंग एक्सपोर्टर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है श्रीलंका ने भी अच्छा खासा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखो हमें फोकस क्या करना होगा, एक तो ट्रेनिंग टाइम पे, एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे हम इसको एनहेंस कर सकते हैं क्वालिटी को, और साथ में मर्चेंडाइज, दैट मीन्स कि मार्केट में हम कैसे भी करके मर्केंडाइज जिसमें कि जो हम गुड्स में ट्रेड करते हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन। तो इस चीज़ पर श्रीलंका ने अच्छा काम किया है 2009 से लेकर अभी तक, लगभग 13 साल हो गए हैं इन 13 सालों में। अब सवाल यह है कि आगे रास्ता क्या है और क्या हर्डल्स हैं। तो पहली चीज तो ये कि अभी करंटली जो रेवोल्यूशन चल रहा है दैट इज नॉन एज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, मतलब फर्स्ट रेवोल्यूशन बोला जाता है एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पर भी टेक्निक नई नई आई थी, खेती करनी शुरू की थी, जंगली घासें जो थी उनको ला करके डोमेस्टिकेट किया गया, ऐसे में फर्स्ट रेवोल्यूशन। सेकंड रेवोल्यूशन जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें मशीन्स का यूज होने लग गया। थर्ड रेवोल्यूशन जिसमें मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट किया, जो 1900 से लेकर 2000 के बीच का, 1900 से लेकर के 1980 तक का टाइम, और फिर जो है जिसमें कंप्यूटर का इनका एडवांसमेंट हो गया, और अभी हम चल रहे हैं वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, इन चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी चल रहा है, जहां पर मशीन का ज़्यादा रोल है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रोल है, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल इन्हीं का हो रहा है, जिसके चलते हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी, क्वालिटी में
एकदम स्पेशलिटी होनी चाहिए कि हाँ जी एकदम एक्यूरेट चीज़ आपने बनाई है, तो इसमें आप क्या प्रोग्राम कोडिंग इन पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ह्यूमन है उसकी रेलेवेंस कम हो जाएगी, इसका मतलब जॉब लॉस होने के चांसेस हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसमें टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन है, वो इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा जिसमें एक गरीब को रोजगार नहीं मिलेगा और कुछ लोगों के पास में इतना पावर होगा कि वो टेक्नोलॉजी बेसिस पर ही अपना प्रोडक्शन राइज करके और लोगों को बेचेंगे और इससे वो पैसा कमाएंगे। तो ऐसे में पैसे वाला बन जाएगा, गरीब गरीब, तो इनइक्वालिटी हो गई। इसके चलते फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, चलते ही सरकारें बनेंगी, चलते ही सरकारें गिरेंगी, क्योंकि जिसके पास में पैसा होगा वो करेगा। अभी आप देख लो बिटकॉइन जैसा जो सेगमेंट है वो क्या शो करता है। बिटकॉइन को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं ये जो सोवरेन स्टेट्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो जाएगी, और बिटकॉइन मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसीज अंडर कंट्रोल में नहीं रहेगी। और जब किसी के फाइनेंस कंट्रोल, आप भी घर में देखते हो जिसके हाथ में फाइनेंस का कंट्रोल होता है उसी की बात चलती है। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट के हाथ में मॉनेटरी टर्म्स में ही कंट्रोल नहीं रहेगा तो सरकारें कहाँ स्टेबल हो पाएंगी। और आज आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसीज ने अपना जो बेस है वो कितना इंक्रीज कर दिया है। तो रिजल्ट क्या होगा, ग्लोबल जाइंट्स होंगे वो तो हो जाएंगे बहुत ही बड़े, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी हो जाएंगी, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, या छोटे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो बहुत परेशान होंगे। और आप देखते हो कि जिस तरीके से हम इंटरनेट के वर्ल्ड में जी रहे हैं तो साइबर अटैक्स का भी इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। मतलब ये कि आपकी मेहनत को कब कोई चुरा ले जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। वैसे इंडिया जो है, इंडिया में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वहां पर अभी हम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जहां पर आउटकम जो आना चाहिए वो अभी नियर टू फुल कैपेसिटी चल रहा है, ठीक है। और जो हमारे कंपनीज हैं जो चिंतन कर रही है, कंटेम्पलेट कर रही है कि हाँ हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे एक्सपेंड करें, और दूसरी तरफ हमारे सामने चैलेंज है लगभग 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमें सोचना होगा कि भाई टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट कुछ ऐसा हो जिसमें कि जॉब क्रिएशन हो, ना कि जॉब लॉस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया कि भाई ये कोविड की वजह से भी बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। तो आप देख सकते हो ना, बेरोजगारी अब जाकर के 9% के लगभग अब आई है। तो उस केस में बेरोजगार लोगों को अगर आपने सही से स्किल नहीं दी, सही से उनका इंटीग्रेशन नहीं किया आपने प्रोडक्शन सेगमेंट में, तो कैसे फिर आप जॉब्स क्रिएट कर पाओगे। तो ऐसे में स्किल एजुकेशन देने की जरूरत है, अप स्किल करने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। थोड़ा सा देखो ये जो सेगमेंट जो भी कंटेक्स्ट आ रहे हैं ना उनसे संबंधित स्कीम्स के बारे में आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। कि जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं, स्किल सेट के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। इसके अलावा लेबर की हम बात कर रहे हैं तो लेबर्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर लेबर कोड्स हैं, 4 लेबर कोड, ठीक है। उन लेबर कोड्स के बारे में आप अच्छे से समझोगे तो ऐसे में क्या होता है, आपको एक हॉलिस्टिक इमेज बन जाएगी पूरी एक। साथ में आगे अगर इस आर्टिकल में हम फिर से आए तो मार्केट में सीजनल फैशन से अब फास्ट फैशन, और फास्ट फैशन से एक्यूरेट फैशन पे हम ज़्यादा प्रोमोट हो रहे हैं। मतलब ये कि किस टाइम पर क्या चीज़ पहनी जाए। एक शादी का प्रोग्राम देखो कि भाई मुझे इस प्रोग्राम में ये पहनना है, फिर इसमें ये पहनना है, इसमें ये पहनना है। कितना ज़्यादा आप पर्टिकुलर हो चुके हो, आप खुद अपनी चॉइस को देखो। ऐसे में ये अपग्रेडेशन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की डिमांड ज़्यादा करेगा कि भाई एक्यूरेटली वो चीज़ बनाई जाए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, यही तो चीज़ें प्रमोट की जाती है कि किसकी क्या डिमांड है उसको समझो और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दो, राइट। ऐसे में डिज़ाइन करना, प्रोटोटाइप तैयार करना, मतलब सैंपल तैयार करना, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कैसे भी करके आपको स्टे अब्रेस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू बी अप टू डेट। तो ऐसे में क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, ये सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, पर दूसरी तरफ 100% टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना भी हमारे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। तो स्मॉल स्केल एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनको कोलैबोरेशन में लाने की ज़रूरत है बड़ी एंटिटीज़ के साथ में, जिससे कि वो अपने आप को कह सकते हैं ना कि
मतलब अपने आप को सर्वाइवल दे सके। नहीं तो फिर वो अंग्रेजों वाली सी टेंडेंसी हो जाएगी कि मजबूरन शहरों के लोगों को गांवों में जाना पड़ गया था, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या जो हाथों से जो काम होता था ना, मैनुअल वर्क जो होता था शहरों में, वो ठप हो गया था। जो कि कोई ज़माने में मेडिवल पीरियड के टाइम पे हम ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट किया करते थे, उन चीज़ों का क्राइसिस आ जाएगा। तो हमें डाइवर्सिटी भी लानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या किया जाए, जो अलग अलग एरियाज में जो भी क्वालिटी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, उनको हमें एक्सपेंड करना होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, लेबर को अपग्रेड करते हुए। फिर बात आ जाती है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेन वर्ड अगर आ जाए ना, तो आप यहाँ पर एनवायरमेंट और जनरेशंस, जो कि कमिंग जनरेशन है, उनके बारे में सोचोगे आप। ठीक है, तो देखो आज फॉरेन बायर्स जो भी कपड़े खरीद रहे हैं ना, उनका फोकस ये रहता है कि भाई ये कपड़ा बनने में कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया। बांग्लादेश की जो आज रेडीमेड गारमेंट की जो सेगमेंट है ना, उसमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि कम से कम पानी लगे, कम से कम एनर्जी लगे और रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो, और साथ में जो कपड़ा है वो इस तरीके से है जिसको कि आप सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब उसको रीयूज भी आप कर सको आगे आने वाले टाइम में। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर दोगे। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में अगर देखें तो जो कपड़े की जो कंपनियां होती है ना, उनमें पानी का बहुत यूज होता है, क्योंकि आप कलरिंग करते हो, वॉशिंग करते हो। तो ऐसे में लगभग 17 to 20% वाटर पॉल्यूशन तो अपैरल इंडस्ट्रीज की वजह से ही होता है। तो इसी डिमांड को ध्यान में हमारे भी प्लेयर्स हैं, हमारी भी जो की कंपनीज हैं, वो भी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है कि हम कैसे जो पानी का मैनेजमेंट है, या फिर कह सकते हैं ना कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, जिससे कि इनपुट कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो, सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो। जिसमें एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रमोशन, रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि हम जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन जो है वो ऐसी तरीके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे होना चाहिए जिनका एनवायरनमेंट पे बहुत नाम मात्र का नुकसान है, या फिर एनवायरनमेंट को वो अच्छा ही कर रही है। जैसे सॉइल हेल्थ, एनिमल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दे करके सस्टेनेबल प्रैक्टिस अब फोकस में लाई जा रही है। तो इसके लिए क्या बोलेगा? रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। कैसे? कि आप एनर्जी जो यूज कर रहे हो मशीन्स को चलाने में, उसमें आप रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। और फिर बाद में इकोनॉमी जो है उसमें भी आप सर्कुलरिटी पे ध्यान दे रहे हो। दैट मीन्स कि आप खराब या फिर आउटडेटेड मटेरियल को सीधा एनवायरनमेंट में कचरे की तरह फेंक नहीं रहे हो, उसको आप यूज करोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए देखो कमिटेड है कि कैसे भी करके ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएं जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। साथ में जो एग्जाम्पशंस हैं, मतलब ये कि भाई टेक्नोलॉजी आपको अच्छी चाहिए होगी अगर आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, या फिर मिनिमम एनवायरनमेंट फुटप्रिंट अगर क्रिएट करना है, तो इसमें टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट है, उसको आपको सस्ता करना होगा। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे जिससे कि लोग जो हैं वो लोन लेकर के अपना काम आसानी से कर सकें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल पॉलिसी बनाई और बाद में सरकार बदलते ही 2 मिनट में पॉलिसी को अपसाइड डाउन कर दिया, तो वैसे भी फिर इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और आपको दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी मेंटेन करने होते हैं। ये कुछ फंडामेंटल फॉर्म है जो कि हमें अचीव करनी होगी या हमें प्रोवाइड करनी होगी, तब जा करके इस पर्टिकुलर गारमेंट इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इन पे काम भी कर रही है। अब देखो बात आ जाती है लेबर की। तो भाई बात ऐसी है कि जिस तरीके से आज जो टेक्निकल डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, ब्लॉकचेन की बात कर लो, ड्रोन्स की बात कर लो, वहाँ पर हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इनकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। पर सवाल ये है कि जो लेबर है उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। आज यूएस और चाइना दोनों किस में फंसे पड़े हैं? ट्रेड वॉर में। दोनों एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लग रहे हैं। यूएस ये कहता है कि जी जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है सिंजियान प्रोविंस में वीगर मुस्लिम्स के साथ में, तो उसके चलते बोला हम तो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठा सकता है साउथ एशिया, और साउथ एशिया में पर्टिकुलरली बात की जा रही है चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान की, कि हमें चाहिए सस्ता माल। सस्ता माल पाकिस्तान को तो देखो, कच्चा माल ठीक है, पाकिस्तान को तो देखो रशिया से, चाइना से मिल जाएगा। और इंडिया जो है वो खुद एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है, और हम तो खुद आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, तो हमें तो और ज़्यादा प्रमोशन देने की ज़रूरत है। तो
इंटरनेशनल मार्केट में जो चाइना का विड्रॉवल है मजबूरन, ठीक है, वो इच्छा से भी कर रहा है, मजबूरन भी कर रहा है, तो उस केस में बांग्लादेश तो देखो आगे है ही, तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर देखो बांग्लादेश ने जो पिछले कुछ दशकों में जितना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में या एडवांसमेंट में किया है या अपनी लेबर को ट्रेनिंग देने में किया है, उससे उसको बहुत फायदा मिला है, तो वही चीज हमें अभी ध्यान में लानी होगी। पाकिस्तान जो है उसने भी अपनी जो मशीनरी इंपोर्ट है उसको राइज किया है 2019-20 के शुरुआती टाइम पे, ठीक है। इवन बांग्लादेश जो है वो खुद की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बोल रहा है कि 2041 तक हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम ज्यादा काम करेंगे। तो ऐसे में इंडिया भी जो है वो लगभग $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे कि टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए जाएं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत ये था कि उस स्कीम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर आप खुद ढूंढ लेना कि रिसेंटली टेक्सटाइल पार्क्स को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। तो उसमें टेक्सटाइल पार्क्स डिफरेंट स्टेट्स में स्टैब्लिश किए जाएंगे। पीएम मित्रा या समथिंग कुछ ऐसे नाम है उसका, ठीक है, मित्रा पीएम मित्र स्कीम ऐसे कुछ नाम है मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। तो उस स्कीम के तहत अलग अलग टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे अलग अलग रीजन्स में। तो बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज को लेकर के सीरियस है। साथ में जो टैक्स रिबेट है, टैक्स में जो छूट मिलती है उसको भी देखो 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया कि कैसे भी करके हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिके, उतना फायदा है। तो ऐसे में लेबर लॉ रिफॉर्म जिसमें 44 लेबर लॉज को कॉडिफाई करते 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया, एडिशनल इंसेंटिव्स दिए गए हैं, टैक्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ड्यूटी रिडक्शन की जा रही है मैन मेड फाइबर को एक्सपोर्ट करने में। बोले ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जिन पे हमें काम करने की जरूरत है और सरकार फोकस्ड भी है। तो ऐसे में कंक्लूजन ये है कि हम वाकई में एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं। तो ऐसे में एक चीज तो ये नहीं कि केवल और केवल आप इंटरनेशनल मार्केट को ही कैप्चर करो, आपको लोकल जो इश्यूज हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर क्लाइंट बेस आपको अडॉप्ट करना होगा कि हाँ जी कौन सा मार्केट हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा नई अप्रोचेस कि मान लो कि कहीं पे कुछ नया प्रोडक्ट है, नया कुछ इनोवेटिव हुआ है, तो उसको भी उसके हिसाब से भी हम काम करें, इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस रखें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप रोजगार दे रहे हो, कल रोजगार टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो लोगों को आप जॉब से फायर कर दो, तो उनको अपग्रेड भी करते रहो। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए आपको अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना होगा। तो ऐसे में साउथ एशिया जो है वो लगातार अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो इन सेगमेंट्स को काम करने की जरूरत है। लेबर को रीस्किल करो, अपस्किल करो, ओके। फाइनली गवर्नमेंट को भी एक प्रोएक्टिव सपोर्ट देने की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो जिसमें रोड, बिजली, रेलवे, जो अवेलेबिलिटी है इनपुट्स की वो इंश्योर करनी, कैपिटल अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो सपोर्ट दिया जाए, लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि लोगों को क्रेडिट लेने में जोर नहीं आए, और इंसेंटिवाइजेशन जो भी इंडस्ट्रीज आके काम करना चाहती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको और ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए। ये पूरा एक थॉरो एक अच्छा आर्टिकल था जो हमें देख लिया पूरा हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट हम कर सकते हैं। तो इसमें जो भी स्कीम्स के मैंने नाम बताए ना वो आप ज़रूर देखोगे एक बार, ओके। सो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।